गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस और पाकिस्तानी ये देखो। तो इसका देखते हैं भाई पार्ट 2। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान मतलब चाइना का भी एक राइज हो रहा था। चाइना धीरे धीरे उस समय राइज हो रहा था। यस, चाइना बहुत चुपचाप से राइज कर रहा था। डेंग शाओपिंग ने कहा था कि हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। चुपचाप काम करो लेकिन कुछ दिखाओ मत उस समय। तो चाइना का उस समय राइज हो रहा था, बट चाइना का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। तो उन्होंने उस समय से ही पाकिस्तान को असिस्ट किया था इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कुछ कंपोनेंट्स वेस्ट से आए थे, कुछ चाइना से आए। आई थिंक चाइना ने एक्चुअली पूरा एक उनको न्यूक्लियर वेपन का टैक्टिकल बॉम्ब का मॉडल एक ब्लूप्रिंट दिया था, जिसको उन्होंने लॉपडोर तिब्बत में टेस्ट किया था। मतलब बेसिकली ये कह रहे हो कि एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, अलग अलग हिस्से लगते हैं। हाँ। कुछ हिस्से वेस्ट से आए, यूएसए से आए, कुछ हिस्से चाइना से आए। हाँ। पर क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से हिस्से लिए, डिड इट अपसेट यूएसए? आई थिंक यूएस वॉज ओके विद दैट। उस समय यूएस ये ड्रीम वर्ल्ड में था कि चाइना जैसे प्रॉस्परस होगा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स 1989 में तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, लेकिन फिर भी यूएस होप कर रहा था कि एज चाइना राइजेस इट विल बिकम डेमोक्रेटिक, एज द पीपल बिकम प्रॉस्परस। दैट नेवर हैपेंड। मतलब वो चाइना को एक कॉलोनी बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना चाहते थे। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्लान वही रहेगा, बट ये तो बड़ा मॉन्स्टर बन गया। ये बात थी। सो चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उस समय भारत अपना पहला मिसाइल प्रोग्राम, अपने इनिशियल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था। पृथ्वी 1 मिसाइल जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, उसका रेंज कुछ 200 किलोमीटर ऐसा कुछ तो है। देयर वाज द बेबी स्टेप्स ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 90s में अटल जी आए और ये सब हुआ, और भारत ने फिर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम डेवलपमेंट आगे बढ़ाया। अग्नि मिसाइल सीरीज शुरू हो गया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड सो ऑन। पृथ्वी के भी अलग अलग इटरेशंस आए, और अटल जी के समय पर भारत की इकोनॉमी अच्छी होने लगी। फिर अटल जी हार गए, फिर 10 वर्ष दूसरा रेजिम आया, तब भारत की इकोनॉमी फिर से डूब गई। और पाकिस्तान में फिर क्या था, टर्मोइल था। कुछ वर्षों तक नवाज शरीफ थे एज प्राइम मिनिस्टर, फिर ये मुशर्रफ जी आ गए। आई थिंक वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट कारगिल वॉर। हाँ, कारगिल वॉर, यस ऑफ कोर्स, अटल जी के समय पे हुआ था कारगिल वॉर। तो उस समय दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स थे, और पाकिस्तान ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी, और हम पता नहीं हमारा मोस्ट लाइकली इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमें मालूम नहीं पड़ा अंटिल इट वाज डन ऑलरेडी। फिर भारत को एक काउंटर अटैक करना पड़ा और हमने उनको हरा दिया। बहुत ही इनक्रेडिबल फीट ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी एंड ब्रेवरी, नो डाउट अबाउट इट। लॉट ऑफ पर्सनल ब्रेवरी भी था उसमें। लेकिन भारत ने एक चीज़ की कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने उनको पनिश नहीं किया इस चीज़ के लिए, सिर्फ बाहर निकाला, दैट्स इट। तो ये एक था, इट वाज अ वेरी डेंजरस फ्लैश पॉइंट। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। डिलीवरी मैकेनिज्म थे कि नहीं इफेक्टिव हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूक्स तो थे। तो ये एक बड़ा लो पॉइंट आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन बहुत टेंशन्स रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ जी और अटल जी। फिर नवाज शरीफ को हटा दिया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ नया डिक्टेटर बन गया। वो आगरा आया था आगरा समिट के लिए, और कुछ उसका हल नहीं निकला, मोस्ट लाइकली नथिंग सिग्निफिकेंट केम आउट ऑफ दैट। फिर मुशर्रफ का राज रहा अंटिल 2007-8 और ऐसा कुछ। फिर बेनज़ीर जी वापस आई, उनका वहाँ पर असासिनेशन हो गया। और फिर एज वी नो ये सब चला, और भारत में 2008 में मुंबई अटैक्स हुए और बहुत सारे अलग अलग बॉम्बिंग्स हुए, एंड वी वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। आवर गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी बैड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री। और पाकिस्तान एसेंशियली एक टेररिस्ट नेशन बन गया था बाय दैट टाइम। उनका पूरा एक्सपोर्ट, मेजर एक्सपोर्ट टेररिज्म ही था, राइट। उस समय इराक का वॉर हो गया था, और अफगानिस्तान में यूएस इन्वेजन हो गया था, विच इज़ वाई पाकिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस उस समय इन दी 2000s, इवन द 2010s। जब तक यूएस का प्रॉपर प्रेजेंस था अफगानिस्तान में, दे नीडेड पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट राउट एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान से वो ड्रोन अटैक्स भी करते थे सिविलियंस के, टेररिस्ट के ऊपर एंड सो ऑन। और ये अटैक्स पाकिस्तान में भी होते थे फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। बड़ा कम्प्लेक्स और कन्वोल्यूटेड सिचुएशन था ये। तो ये चल रहा था। फिर इफ़ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, मोदी जी आते हैं। उस समय नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर थे, और
इन्होंने फिर से थोड़ा पीस ओवरचर्स किए मोदी जी ने। वो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग में भी गए थे। तो मोदी जी ने बहुत प्रयास किए कि हम फिर से पीसफुल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ फिर से इलेक्शन हार गए। क्या क्या, क्या एग्जैक्टली हुआ था? हाँ, वो जेल गए थे कुछ समय के लिए। पूरा ये रिगमरोल होता रहता है। इट्स अ प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस। कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म खत्म नहीं करता है, कुछ न कुछ हो जाता है। तो मोदी जी ने प्रयास किए पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने की। फिर यूएस और अफगानिस्तान का डीकपलिंग होने लगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए एज वी नो, क्योंकि पाकिस्तान ने उरी में अटैक किया था हमारे ऊपर। तो मोदी जी ने देखा कि हम ये कर सकते हैं। और फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद वो एयरफोर्स वाला हुआ। अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया, लेकिन उसका भी प्लेन शूट डाउन हुआ। उसको पाकिस्तान ने पकड़ा, कब्जा किया उसके ऊपर। लेकिन फिर भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप अगर 24 घंटे में वापस नहीं भेजते तो हम हमको साफ कर देंगे। सो दे वर फोर्स्ड टू सेंड बैक अभिनंदन टू इंडिया अनहार्म्ड। सो अभी इंडियन गवर्नमेंट का रवैया बहुत सिंपल है, वेरी क्लियर है। पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है, हम उसी भाषा में बात करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड फोर्स, दिस इज व्हाट वी कैन डू। आई थिंक सर इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट का जियोपॉलिटिकल सिनारियो समझाना चाहिए दोनों देशों का, कि इंडिया में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। एक शॉर्ट समरी दे दीजिए, और फिर पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। तो अभी इस समय भारत में बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रही है। हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट फ्रेंडशिप्स, वी वांट अलायंसेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है देन वी विल वर्क टुगेदर। तो इस तरह से भारत अभी जियोपॉलिटिकली एक्टिव हो गया है। भारत एक वन ऑफ द 3 और 4 मेजर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोल्स बन गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो भारत का अभी राइज चल रहा है, इकोनॉमिक राइज चल रहा है, और डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल ओवरऑल राइज चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। उनकी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है। दे आर सफरिंग वेरी बैडली फ्रॉम इंटरनल टेररिज्म। इन्होंने इतने साल सांप पाल रखे थे, अब सांप उनको भी काटेंगे। जैसे हिलरी क्लिंटन जी ने कहा था कि इफ़ यू रेज स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड दे गोना कम बैक टू बाइट यू। तो अभी ये चल रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान जी को अभी निकाल दिया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप। एक नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था और आर्मी ने कुछ नहीं किया ये रोकने के लिए। सो इमरान खान इज़ वेरी अनहैप्पी। अभी कोई नया नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी एज अ काउंटर बैलेंस टू इंडिया ही है, और कोई यूटिलिटी नहीं है। इट इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड इट इज़ अ गुड काउंटर वेट फॉर चाइना अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल्सो फॉर द यूएस। यूएस भी नहीं चाहता कि भारत बहुत अधिक प्रोग्रेस करे, लेकिन भारत अभी प्रोग्रेस कर रहा है। एंड देर इज़ नथिंग चाइना कैन डू टू स्टॉप इट और पाकिस्तान कैन डू टू स्टॉप इट। परहैप्स यूएस कुछ कर सकता है लॉन्ग टर्म में वो, लेकिन अभी यूएस को भी भारत की बहुत आवश्यकता है इन द एशिया पैसिफिक रीजन अगेंस्ट चाइना, क्वाड में एंड ऑल दैट। तो दैट दे कैन नॉट ऑल्सो मेक टू मेनी बिग मूव्स अगेंस्ट इंडिया। जो देश ओशंस को कंट्रोल करता है वो शायद इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, बहुत economies को भी कुछ कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली बहुत कुछ। और अगर आप मैप को देखेंगे, भारत का एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में। इट्स अ पोजीशन ऑफ ग्रेट डोमिनेंस इन द रीजन। इतना लंबा पेनिनसुला है जो ऑल द वे नीचे जाता है साउथ में। पावरफुल पोजीशन है। इफ इंडिया कैन बिल्ड पावरफुल नेवी, इंडिया ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन जाएगा, एटलीस्ट एक ग्रेट रीजनल पावर बन जाएगा। फॉर दैट वी नीड अ बिग इकोनॉमी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इसके लिए भारत अभी $3 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है। नेक्स्ट पड़ा हुआ है $5 ट्रिलियन। अल्टीमेट फर्स्ट गोल $10 ट्रिलियन का है, जो नेक्स्ट 10-15 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे। फॉर दैट वी नीड पीस इन इंडिया। पाकिस्तान ऑब्वियसली पीस नहीं चाहेगा भारत के साथ। उनका आर्मी तो नहीं चाहेगा भारत को इतना राइज होते हुए देखने को। सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। क्लियरली ये डेकेड जो है 2020s, ये बहुत ही टर्बुलेंट डेकेड होने वाला है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स होंगे। चाइना और यूएस एक बाइपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, और जब तक भारत है, फ्रांस है और रशिया है, तब तक बाइपोलर वर्ल्ड नहीं बन सकता, मल्टीपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स है। इंडिया और यूएस के बहुत सारे शेयर्ड इंटरेस्ट्स है, लेकिन डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स भी है। इन सम वेज भारत और चाइना के भी थोड़े थोड़े
कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है। भारत और रशिया का बहुत सारा ओवरलैप है, भारत का और फ्रांस का बहुत ओवरलैप है, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं इस सिचुएशन का कैसे सबसे अच्छा फ़ायदा उठाऊं। वो उनकी आरबी और आईएसआई सोच रहे हैं, तो वो भी इस प्रकार से अपना कैलकुलेशन करेंगे और गेम खेलेंगे। शायद चाइना के साथ जाएंगे, शायद यूएस के साथ वापस चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग और क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है और क्या सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में क्या बैलेंस है, उसके हिसाब से वो अपने मूव्स करेंगे। अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से, तालिबान की सिचुएशन की वजह से बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। शायद दोनों साइड की मीडिया ये अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही, तो आप रिपोर्ट कर लो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। और मुझे जो न्यूज़ मिल रहा है ये एसेंशियली सोशल मीडिया से मिल रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स एक्चुअल फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि आज ये हुआ इस जगह बलूचिस्तान में, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है जहाँ से ये सब एक्चुअल न्यूज़ मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सैनिटाइज्ड न्यूज़ मिलेगा आपको, लेकिन अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि कुछ चाइनीज़ लोग थे जो कहाँ था, कराची में था क्या, जो उनका वैन आ रहा था और एक बलोची लेडी ने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया, वो चाइनीज लोग भी मर गए। सो चाइनीज लोग को टारगेट कर रहे हैं बलोची लोग, आई मीन द बलोची पीपल आर टारगेटिंग द चाइनीज, क्योंकि चाइनीज जो प्रेजेंस है बलोचिस्तान में ये एक एक्सट्रैक्टिव प्रेजेंस है, इट्स ए कॉलोनियल प्रेजेंस, और पाकिस्तानी आर्मी भी कॉलोनियल प्रेजेंस है बलोचिस्तान में। सो बलोचिस्तान अभी काफ़ी हद तक अधिक इन्फ्लेम हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे एट्रोसिटीज़ कर रही है जो कभी कभी बाहर निकल के आता है, और बलोचिस्तान का जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका काफ़ी रेजिस्टेंस चल रहा है। क्या है BLA? BLA इज़ अ फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बहुत वर्षों से वो पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर एसेंशियली रैगटैग गेरिल्लाज, हिल्स में और छुप छुप के वो रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ नक्सलाइट्स हैं। नक्सलाइट तो बहुत पावरफुल थे इंडिया में, इन लोग के पास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास उतना पावर नहीं है, लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है। और प्रश्न ये उठता है कि उनको वेपन्स और अम्यूनिशन और सब कहाँ से मिल रहा है। द ओनली लॉजिकल आंसर इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, बिकॉज और कहाँ से मिलेगा। भारत और बलूचिस्तान का कॉमन बॉर्डर तो नहीं है, एक ही बॉर्डर है, 2 बॉर्डर है बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान। अब ईरान को बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आधा बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है आज। ये पूरा दूसरा पैंडोरास बॉक्स है। सो द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईरान इज एक्चुअली वेस्ट बलूचिस्तान, जो ईरान ने कब्जा किया है। वहाँ के लोग आपको हमारे जैसे दिखेंगे, ईरानियन जैसे नहीं दिखेंगे आपको। सो डेफिनेटली ईरान से उनको वेपन्स और एम्यूनेशन वो सब नहीं मिल रहे हैं और सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं। सो ओनली एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से के थ्रू आ रहा है। और अफगानिस्तान में किसका राज है? तालिबान का। तो तालिबान क्यों बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट कर रहा है और उनको सप्लाईज दे रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। और कहीं से तो आ नहीं सकता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कहेंगे तालिबान इज़ वेरी एंटी इंडिया, लेकिन सत्य ये है कि दे डोंट हेट इंडिया, दे डोंट लव इंडिया। The Taliban has no love for India, but they have no hatred for India also. क्योंकि पिछले 20 वर्ष में भारत ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जो जनता को जिसका लाभ जनता को मिला, पॉलिटिशियंस को नहीं। जो US ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, ये सब वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस के जेब में गया वो सारा पैसा। जो भारत ने इन्वेस्ट किया पैसा अफगानिस्तान में $2-3 बिलियन का, वो सारा पब्लिक वर्क्स में था, जिसका बेनिफिट सबको मिला, पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ द तालिबान। सो द तालिबान डोंट हैव एनी हेटेड फॉर इंडिया। दे मे नॉट लव इट, दे मे नॉट लव अस, बट दे डोंट हेट अस, एंड दे हेट पाकिस्तान, क्योंकि उनका बहुत पुराना ब्लड फ्यूड है पंजाबियों के साथ। पंजाबियों ने उनकी टेरिटरी ले रखी है, ये बात है। एक और दुबई की कहानी है। मैंने वहाँ के बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से बात की जो पाकिस्तानीज थे, तो उनको इंडियंस के बारे में पूछा कि आप इंडियंस के साथ रहते हो, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भाई जैसे, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर जब अफगान्स मिलते हैं वहाँ थोड़ी कोल्ड वाइब होती है, एनिमोसिटी होती है। तो मैंने सोचा यार ये कौन सी बात होगी यार। हाँ, मतलब हमने तो पहले से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बारे में सुना है, पर अपेरेंटली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन भी फॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली। और बताइए सर। तो ये टेंशन की जो जड़ है, जो रूट्स है, इसके जो ओरिजिन्स है, वो कुछ 200 वर्ष पुराने हैं लगभग।
तो अर्ली 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा एम्पायर बना लिया पंजाब में। उन्होंने जो अफ़गानी जो दुरानी थे, जो अफ़गान किंगडम था, जो बहुत सदियों तक नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में अट्रोसिटीज़ कर रहा था, उसका पूरा बदला लिया। तो अफ़गान्स ने कश्मीर पर बहुत अत्याचार किए, पंजाब में अत्याचार किए, और ये पूरा जो रीजन है जो अभी पाकिस्तान है एक्सेट्रा, उसमें बहुत अत्याचार किए लोगों पे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा भरपूर बदला लिया। सबसे पहले उन सबको हराया, उनकी बहुत सारी टेरिटरी अपने एम्पायर में ले ली, और वो बन गया सिख एम्पायर और अफ़गान किंगडम का बॉर्डर, जिसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो सिख एम्पायर में आ गया। उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री फोर्स के थ्रू। फिर महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद 10 वर्ष के अंदर सिख एम्पायर क्रम्बल हो गया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे वो पॉलिटिकली सावी नहीं थे, उनको वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए। सो द ब्रिटिश प्रिवेल्ड, और उन्होंने फिर इस पूरे एम्पायर को टेक ओवर किया, पूरे टेरिटरी को। गाइस तो बिल्कुल बाकी एक पार्ट और बना देंगे थोड़ा टाइम को देखकर, लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो सर ने आज एक बहुत प्यारी बातें और बताई हैं, लेकिन ये कि हम भी ये चीज़ सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, कुछ तो हमने देखी हैं और कुछ हमने सुनी है कि जब आप देख लें कि जब भी इंडिया की तरफ से हाथ बढ़ाया गया कि पाकिस्तान के साथ एक रिलेशन बेस्ट हो, तब इंडिया के साथ पाकिस्तान ने क्या किया वो आपने देखा कि चाहे वो कारगिल कर दी, चाहे इधर से कोई भाई वो ओडी वाला जो है वो ये इधर से स्ट्राइक हो गया, मतलब ये चीज़ें जो है ना ये चलती आई हैं। तो इसीलिए हर तरह से आप देख ले कि अटल जी ने भी ट्राई की थी, वो इधर आए भी थे, एक बस चली जिसमें आए। अब देख ले कि एक नवाज शरीफ ने एक अलहदा काम स्टार्ट कर दिया, मुशर्रफ ने अलहदा कर दिया, इमरान खान ने अलहदा कर दिया। मतलब जिधर जब भी उन्होंने हाथ बढ़ाया ना, और बढ़ाया है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से सुकून हो भाई, दोनों तरफ से हर चीज़ अच्छी चले, लेकिन इधर से नहीं चाहते ये लोग। तो इसीलिए इस चीज़ को बेस्ट करना चाहिए हर तरह से। एक नेशन इंडिया ने तो ऑलवेज मतलब कि यही बोला है कि आप एक पीस की तरफ आएं, और जो उनकी डिमांडें हैं वो आप मतलब कि मान लें और उस चीज़ पर अमल करें, तो फिर वो एक हाथ बढ़ाते भी हैं और एक पीस भी चाहते हैं। लेकिन जब तक जो उनका मेन एक इशू है ना, आप वो नहीं सॉल्व करते, तब तक वो मतलब कि एक वो भी पीस की एक बात पर एक मतलब कि आते हैं और ना ही करते हैं, एग्री नहीं होंगे। तो पीस ठीक है, एक नॉर्मल बंदे आप एक फॉरेनर में चले जाएं इधर दुबई वगैरह में, उधर आप इंडिया और पाकिस्तान को देख लें, ऐसे ही रहते हैं जैसे एक मतलब के एक भाई रहते हैं। लेकिन जब भी आप एक पॉलिटिक्स की एक साइड पर आते हैं, एक मीडिया के थ्रू आते हैं, तो आपको भाई एक ऐसे ही लगता है कि ये भाई एक बहुत ही बड़ी इनके अंदर दुश्मनी पैदा हो रही है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का अब तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर फोकस है या वो उनको फोकस करना चाहिए। इंडिया आगे मतलब के निकल चुका है इस रेस से, तो अब इस रेस में आप हैं, आपको इस चीज़ पर एक अमल करना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके बेहतर करना चाहिए। अगर आप इर्द गिर्द जो एक आपके मतलब के नेबर हैं ना, उनके साथ अगर आपने रिलेशन अच्छे करने हैं या उनके साथ कुछ एक आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड हो या आपका मुल्क ठीक तरीके से चल सके, लेकिन वो चीज़ मुश्किल है पाकिस्तान में। नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल। अगर आप करें ना नवाज शरीफ के ऊपर बात, तो उसने काफ़ी हद तक कोशिश की है इस चीज़ को बेहतर करने की है, बहुत की। हाँ, जिस तरह वो एक अटल जी को जो है ना वो यहाँ पे उनके थ्रू जो है ना वो आए, वो इधर लाहौर के अंदर, और एक बहुत अच्छा मैसेज था और एक फिजा भी बन गई थी। दरमियान में मसले मसाइल थे, और अगर वो और मज़ीद मतलब जब स्टार्ट हो जाता तो वो भी छोटे मोटे ख़त्म हो जाने थे, वो इतने बड़े इशू नहीं थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। आप देखो ना, एक बड़ी दुश्मनी जिसको लोग बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, एक दरमियान में ये एक मसला है, बाकी इन्होंने जो उधर जाके 2-4 बातें की है उसका भी, और जंगों के ऊपर बात करें तो इन्होंने जो है ना वो स्टार्ट की थी इंडिया की तरफ से, जो है ना वो कभी फर्स्ट उन्होंने अपनी कोशिश नहीं की इनके साथ लड़ने की। तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि एक दफ़ा जो है ना वो पीएम मोदी जी खुद इनकी जो है ना वो आए थे शादी के ऊपर भी, और जब वो साड़ियाँ वगैरह गिफ्ट की थी वो भी उनके ऊपर काफ़ी ब्लेम लगा रहा नवाज शरीफ के ऊपर। लेकिन कम अज़ कम उन्होंने स्टार्ट तो किया। लेकिन
अब जो अगर देखा जाए ना, इंडिया की पॉलिसी जो है ना वो काफ़ी वाजिया हो गई है, क्योंकि वो एक चीज़ को समझ चुके हैं कि प्यार मोहब्बत वाला सीन जो है ना वो आपको समझने वाला नहीं है। अब देखो जिस तरह जो है ना वो पायलट का वो बता रहे थे कि वो जैसे इधर आया है अभिनंदन, तो उसके साथ ही 24 घंटे का जो है ना वो जो अल्टीमेटम था ना, हमें तो यही था कि एक पीस के तौर पे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उधर की मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो वो यही कहते थे कि एक इनको जो है ना टाइम फ्रेम दिया गया था जिसके ऊपर जो है ना वो छोड़ना इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने भाई उस मुताबिक छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक वाजिया जो है ना वो चीज़ कर दी कि जब भी कोई इस तरह का सीन होगा, हमारी भी पॉलिसी वाजिया है कि आप जो है ना वो मामला सीधा सीधा ही होगा, टाइम फ्रेम के तौर पे जो है ना वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन उसमें भी यही है कि वो अब उनको जो है ना उन्होंने एंड देख के ये चीज़ें ये स्टेप लिए हैं, तो बाकी हम तो भाई अभी यार आप जिधर भी चले जाए ना, आप अपने आप को बेस्ट करें। आप एक मतलब के वन साइडेड ना हो के मतलब के एक तरफ निकल जाए। एक आपका टारगेट कभी एक यूएस से हो जाता है, इधर दो चीज़ें चलती हैं, जो भी आता है या तो कोई यूएसए प्रो हो जाता है या कोई चाइनीज़ प्रो हो जाता है। ज़्यादातर यूएसए प्रो रहते हैं, चाइनीज को तो मतलब के इस्तेमाल करते हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं, ये इनको इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ पर फिर कभी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनको फिर देखेंगे। लेकिन ये कि महाराज रंजीत सिंह बात आ गई थी तो वो नेक्स्ट वार्ड में देखेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वार्ड से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।